अच्छा, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग एमपी में 2 दिन के बाद होने जा रहा है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेडिकल सर्जिकल 1 पार्ट के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में प्रीवियस ईयर का जितना जी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है, सिंगल लाइन, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें टोटल सिलेबस को नट सेल में एक साथ कवर करने के लिए, जो अगर आप वीडियो को एक बार सरसरी निगाह से अगर आप देख लें, वॉच कर लें, चीज़ों को रिवाइज कर लें, तो इट विल वेरी हेल्पफुल टू पास योर एग्ज़ाम एट लीस्ट। अगर आप सिलेबस के थ्रू नहीं गए हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एंटी हेलमिंथिस। एंटी हेलमिंथिस वो ड्रग का ग्रुप है जिसमें हम एंटी हेलमिंथिस मीन्स कीड़े की दवाई, सिंपल भाषा में हिंदी में जो लिखते हैं। और दूसरा है कि इंग्लिश में लिखना है तो दोज ड्रग्स हु एक्ट अगेंस्ट हेलमिंथ्स मीन्स वॉर्म्स। ठीक है, एंटी हेलमिंथिस मीन्स सिंपल लैंग्वेज में लिखिए कीड़े की दवाई या दोज ड्रग हु एक्ट ऑन वॉर्म्स। ठीक है। दूसरा है व्हाट इज डायोरेटिक्स। डायोरेटिक्स वो दवा है जो शरीर से एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को निकालने में हेल्प करता है, लाइक लेसिलेक्टोन है, फुरसेमाइड है, लैसिक्स है। ये सब लाइफ सेविंग दवा है। सिंगल लाइन में लिखना है। एंटी डायोरेटिक्स का मतलब है दोज ड्रग्स who helps to remove excessive water from the body। excessive water बॉडी से निकालने के लिए डायोरेटिक्स का यूज़ होता है, लाइफ सेविंग मेडिसिन। और एक्सेसिव वाटर बॉडी से कैसे निकलेगा? थ्रू द यूरिन। एक्ट कहाँ करेगा? वो आपको किडनी पे एक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक द सिंपल इज द पेन किलर। ठीक है। आप उसमें अगर सिंगल लाइन में आए तो सिंगल लाइन में लिखिए, एक्सप्लेनेशन आए तो उसमें लिख सकते हैं फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन कि ये जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है उसको रिलीज होने से रोकता है। इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, एडिमा, सूजन सबको कम करेगा। दिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड एनाल्जेसिक। नाउ व्हाट इज नारकोटिक्स। नारकोटिक्स द ग्रुप ऑफ ड्रग्स हु एक्ट ऑन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिस्टम ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। नारकोटिक्स जैसे टोबैको चिविंग हो गया, तो ये आपका नारकोटिक्स। कोकेन आएगा, दैट इज द बैन ड्रग। ठीक है। नाउ व्हाट इज एंटी कोगुलेंट। कोगुलेंट मीन्स क्या होता है? कोगुलेंट्स मीन्स ब्लड जो थक्का होता है उसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। ठीक है। एंटी कोगुलेंट मीन्स कोगुलेशन, ब्लड के थक्का होने से रोकने वाली जो दवा है उसको हम बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। मीन्स ब्लड के जैसे कोई भी थ्रम्बस बन गया, थ्रम्बस भी क्वेश्चन में आता है। व्हाट इज थ्रम्बस? कि एक ब्लड का जो क्लॉट्स है वो हार्ट से निकल के दूसरी जगह जाके लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं आप थ्रम्बस। और उसको क्लियर करने के लिए आपको ब्लड पतला करने की ज़रूरत है। वो ग्रुप ऑफ ड्रग उसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। इसमें इकोस्पिरिन आएगा, क्लोपिडोग्रल आता है। ठीक है। दैट इज आल्सो लाइफ सेविंग ड्रग। ये किस में देते हैं? ये देते हैं पैरालिसिस के केस में। दैट इज एंटी कोगुलेंट ड्रग। नाउ नेक्स्ट इज एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स मीन्स दोज ड्रग्स हु रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। फीवर में जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एंटीपायरेटिक्स। सिंगल लाइन में ये लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आएगा तो आप बोल दीजिए, लिखिए उसमें एंटीपायरेटिक्स मीन्स दोज एक्ट ऑन योर प्रिवेंट रिलीज ऑफ योर एंटी इन्फ्लामेटरी जो भी है उसको रिड्यूस करेगा, रिलीज करने से, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ठीक है। नाउ एंटीडोट। व्हाट इज़ एंटीडोट? एंटीडोट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने वाली दवा। क्लासिकल एग्जांपल है आपको
एंटी वेनम सीरम, ठीक है। स्नैक बाइट में जो हम लोग सीरम देते हैं दैट इज़ योर एंटीडोट। वो स्नैक को पॉइजन को डायरेक्टली कैंसिल करेगा, दैट इज़ एंटीडोट। एंटीडोट इज़ वेरी स्पेसिफिक थिंग, एक एंटीडोट उसी पे काम करेगा, ठीक है, दैट इज़ एंटीडोट। नाउ इसमें पूछा है व्हाट इज़ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेटरी इज द प्रोसेस वेयर द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, और वो क्या करेगा, आपको सूजन बढ़ाएगा, रेडनेस होगा, और लास्ट में जाके इन्फेक्शन होगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है, और सिंगल लाइन में भी पूछा जाता है। क्लासिकल इसका कैरेक्टर क्या है? रेडनेस रहेगा, सूजन रहेगा, इन्फेक्शन होगा, सीरियस फ्लूइड बनता है, पेन रहेगा। पेन, रेडनेस एंड इडिमा और सूजन, दैट्स इंक्लूड इन योर इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन दो तरह का होगा, एक एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट अगर इन्फ्लामेशन है उसको रोका, किसी कारण से रोका नहीं गया, तो इट विल लीड्स टू योर क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कैसे कैसे हो सकता है? इन्फेक्शन से हो सकता है, डायरेक्ट ट्रॉमा से हो सकता है, ठीक है। तो दो कारण हैं, और दो कारण को इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इन्फ्लामेशन का कैरेक्टर लिखिए, उसके बाद आप उसका टाइप्स लिख दीजिए, किस डिजीज में होगा वो लिख दीजिए। मैकेनिज्म एक्शन में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लिखिए कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होता है जिसके कारण रेडनेस, सूजन और एडिमा होता है। बस इतना ही लिखना है, उसका इलेबोरेट कर देना। एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ GERD? GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए, इट्स वेरी सिंपल। GERD मीन्स कोई भी आप खाना लेते हैं अंदर, तो वो फूड पाइप इसोफेगस के अंदर स्टमक में जाता है। स्टमक इसोफेगस के लास्ट एंड में एक वाल्व रहता है, उसको गैस्ट्रो इसोफेजियल वाल्व बोलते हैं। तो किसी किसी डिजीज में किसी किसी कारण से वो वाल्व थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है, वो प्रिवेंट करता है स्टमक कंटेंट को इसोफेगस में आने से, ठीक है। और वो जो रिफ्लेक्स है, अपोजिट रिफ्लेक्स है स्टमक का कंटेंट आपको इसोफेगस में आने से, स्टमक का कंटेंट फूड पाइप में आने से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग GERD, ठीक है। इसका क्या है ट्रीटमेंट? अच्छा, साइन एंड सिम्टम क्या रहेगा? पेन रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। रेट्रोस्टर्नल पेन होता है यहाँ के अंदर, उसको बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल पेन। इसके नीचे में रहेगा, छाती के नीचे में बर्निंग सेंसेशन और पेन रहेगा, वोमिटिंग रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, ठीक है। दीज आर द क्लासिकल टू सिम्टम। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटासिड देते हैं जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता है, मेनली हम लोग डोमेस्टोल देते हैं जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता है, तो GERD में हेल्पफुल है। तीसरा इसमें एस पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है जिसका GERD होता है, तो आप उसको एंटीबायोटिक करोगे। बस जस्ट नट सेल में इतना ही जानिए। व्हाट इज़ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर क्या है? जो फ्रैक्चर, व्हाट इज़ फ्रैक्चर? डिफिनेशन क्या है? जो बोन की कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होती है तो दैट इज़ कॉल्ड योर फ्रैक्चर। ये हेयर लाइन भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो फ्रैक्चर को आप सिंपली दो भाग में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट है ओपन फ्रैक्चर और नेक्स्ट है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर मीन्स क्या हो गया कि हड्डी अंदर से टूट गई लेकिन ऊपर से पता नहीं चल रहा है, दैट इज योर क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या है? ऊपर से स्किन भी फट गया और पूरा ओपन वुंड है, उसके बाद आपका बोन बाहर है, तो दैट इज कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर। दोनों में अलग अलग मैनेजमेंट है। क्लोज फ्रैक्चर है, उसको इनिशियली कुछ नहीं किया जाता है उसमें, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस नहीं हो रहा है। डोंट डू एनीथिंग, गिव पेन किलर, स्टेबलाइज द फ्रैक्चर। आपको फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करना है, कास्ट दे करके दीजिए या लोकली आप मैनेज करना है तो टेप बैंडेज दीजिए, ठीक है। और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रख देते हैं। क्लोज फ्रैक्चर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। ओपन फ्रैक्चर है, आपको टेटनस देना पड़ेगा, टेटनस का इम्यूनोग्लोबिन देना पड़ेगा, IV फ्लूइड
आईवी फ्लूइड देना है, उसको ओपन उनको आपको सूचर दे करके उसको क्लोज करना है, हायर एंटीबायोटिक देना है जो प्रिवेंशन को रोकेगा। अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम लोग प्राइमरी क्लोजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्चर हो गया, ये दैट इज़ क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर। और इसको इलेबोरेट करके लिख देना है, इट इज़ सफिशिएंट टू पास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर शॉक। व्हाट इज शॉक? अच्छा, शॉक क्या है? शॉक है कि आपका द स्टेट ऑफ शॉक इज ए स्टेट ऑफ योर बॉडी वेयर यू आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू द योर वाइटल्स ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या होगा? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एनर्जी, ऑक्सीजन लेवल कुछ नहीं पहुंच रहा है वाइटल ऑर्गन में, लाइक योर हार्ट, योर किडनी, योर ब्रेन। तो ये शॉक की स्थिति है। शॉक आप जानिए 3 तरह का होता है: हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एनाफिलैक्टिक शॉक। एक और होता है रीडिस्ट्रीब्यूटिंग शॉक, ठीक है। एक ये 4 जानिए। फर्स्ट है क्या? हाइपोवोलेमिक शॉक। ब्लड से इतना ज़्यादा आपका ब्लड बॉडी से इतना ज़्यादा लॉस हो गया और आपका सिस्टोलिक प्रेशर 90 से कम हो गया, पल्स जो है आपका कम मिल रहा है, वॉल्यूम कम है, दैट इज योर हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट इज एनाफिलैक्टिक शॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टाफ। अगर कोई आप इंजेक्शन देते हैं विदाउट टेस्ट किए या टेस्ट देने के बाद भी कभी कभी होता है, रेयर चांस, तो उसमें इमीडिएटली इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकल करके आपको आपको स्पाज्म कर देता है, लैरिंजियल स्पाज्म कर देता है और पूरे शरीर में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इमीडिएटली रिलीज होने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड योर एनाफिलैक्टिक शॉक, ठीक है। ये 2 हो गए। तीसरा है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होगा? सेप्टिक शॉक में होगा इन्फेक्शन के कारण अगर शॉक की स्थिति आती है तो दैट इज योर सेप्टिक शॉक। ओके, तो इतना लिखना है। फर्स्ट हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या मैनेजमेंट है? आपको फर्स्ट जितना लॉस है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा वॉल्यूम को। अगर ब्लड लॉस है तो आईवी फ्लूइड दीजिए, आरएल दीजिए, डीएनएस दीजिए, ब्लड देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक देना है एंड इमीडिएटली किस कारण से ब्लीडिंग हो रहा है उस कॉज को आपको ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट हो गया हाइपोवोलेमिक का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हो गया सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक का ट्रीटमेंट क्या हुआ? आप हायर एंटीबायोटिक देंगे। एक चीज़ और याद रखना है कि ईच एंड एवरी शॉक में फ्लूइड का मैनेजमेंट वेरी जरूरी है। हर शॉक में आप फ्लूइड दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेप्टिक शॉक में हायर एंटीबायोटिक देंगे, सेंड द सैंपल टू द ब्लड कल्चर, ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड कल्चर का रिपोर्ट आता है तो स्पेसिफिक आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तीसरा हो गया आपको एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? एड्रीनालिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। नेक्स्ट होता है हम लोग डेक्सोना देते हैं। एड्रीनालिन एंड डेक्सोना इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर योर एनाफिलैक्टिक शॉक। ये हो गया शॉक। नाउ व्हाट इज एक्यूट रीनल फेलियर? फेलियर का मतलब क्या है? एक्यूट आपको पता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट मतलब हो गया अचानक। एक्यूट रीनल फेलियर, अचानक आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है, दैट इज द स्टेट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। किस किस कारण से हो सकता है? अभी आपको मैंने बताया एक कारण शॉक। ईच एंड एवरी शॉक कैन अफेक्ट किडनी। तो आप लिखिए शॉक एक कारण है, उसमें आप इलेबोरेट, आपको अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आपको शॉक को ही लिख दीजिए। शॉक जितने भी आपने शॉक बताया, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एनाफिलैक्टिक शॉक, दिस कैन कॉज योर एक्यूट रीनल फेलियर। ओके, तो रीनल फेलियर कब आप कहेंगे? किडनी इज नॉट परफॉर्मिंग हिट वर्क विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। उस टाइम पे आपकी बॉडी, आपकी किडनी ऐसा काम नहीं कर रहा है, इस स्टेज में काम नहीं कर रहा है जिसके लिए वो जितना सफिशिएंटली उस टाइम बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो
अगर यूरिन एडिक्विटी नहीं बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, टॉक्सिन जमा होगा, टॉक्सिन होगा तो फर्दर वो किडनी को डैमेज करेगा, फर्दर वो दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। दैट इज़ कॉल्ड योर एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट टोटली डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। हाइपोवोलेमिया हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, बहुत बड़ा स्टोन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, एनीथिंग। तो स्पेसिफिक एक्यूट रीनल फेलियर का कोई मैनेजमेंट नहीं है। जिस कारण से आपका रीनल फेलियर हो रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर, उसको आपको ट्रीटमेंट कराना है। एक्यूट रीनल फेलियर क्यों जरूरी है? क्योंकि यू कैन ट्रीट एंड सेव योर किडनी। एक्यूट है, आप इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट कीजिएगा, 100% किडनी आपका रिकवर कर जाएगा। तो दैट इज़ योर एक्यूट रीनल फेलियर। नाउ व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस? डायबिटीज़ मेलाइटस मधुमेह की बीमारी। कब हम कहेंगे कि मधुमेह की बीमारी है? फास्टिंग शुगर अगर 123 से अगर ज़्यादा है, और पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद का टेस्ट अगर 200 से ज़्यादा है, और HbA1c का लेवल 6.5 से ज़्यादा है, 3 क्राइटेरिया है, डिफिनेटिव क्राइटेरिया है, यू कैन नॉट चेंज इट। आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। फास्टिंग 123 मोर देन 123, PP पोस्ट प्रेंडियल मोर देन 200 एंड HbA1c मोर देन 6.5%। अगर ये 3 ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में होंगे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स? 2 टाइप का है, आप लोगों के लिए 2 ही टाइप याद रखिए। फर्स्ट है टाइप 1, टाइप 2 स्पेशल डायबिटीज़ बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, वो स्पेशल, ठीक है। तो डायबिटीज़ टाइप 1 टोटल कब होगा? बहुत अर्ली स्टेज में होगा, अर्ली चाइल्डहुड में होगा। व्हाट इज़ द रीज़न? लैक ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन शरीर में नहीं बन रहा है, तो आपको ये टाइप 1। टाइप 2 क्या है? इंसुलिन है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। सिंपल याद रखिए, उसमें पेरिफेरल सिस्टम में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। टाइप 1 क्या हो गया? इंसुलिन डिफिशिएंसी है। टाइप 2 में इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर रहा है, दैट इज़ टाइप 1, टाइप 2। गेस्टेशनल में क्या होगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड शुगर लेवल आपका डायबिटीज़ के रेंज में आ गया, दैट इज कॉल्ड योर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। ये डायग्नोसिस हो गया। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देंगे, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिमिप्राइड हो गया, बहुत सारा क्लासिफिकेशन का ड्रग है, ड्रग के विषय में नहीं जाना, ठीक है। क्या क्या बॉडी को इफेक्ट करेगा? डायबिटीज़ कैन इफेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आईज, नोज, oral cavity, lungs, liver, kidney, everything can affect your nervous system, your eyes में रेटिना को इफेक्ट ज़्यादा करता है, ठीक है। किडनी में जाके करेगा आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, आपको हार्ट में जाके करेगा, ईच एंड एवरीथिंग। एंड माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस करता है, आपको हार्ट अटैक करवाएगा, उसके बाद आपका न्यूरोपैथी करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज। तो 2 टाइप्स हो गया, टाइप 1, टाइप 2, एंड दीज आर द साइन एंड सिम्टम। मैनेजमेंट क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। टाइप 1 का मैनेजमेंट है सिर्फ इंसुलिन, विदाउट इंसुलिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। टाइप 1 में ट्रीटमेंट है इंसुलिन, रिमेंबर दैट। टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में आप ड्रग भी देना है, आप इंसुलिन भी देना है, आपको डाइट भी कंट्रोल करना है, आपको फिजियोथेरेपी भी करना है, आपको सब चीज़ करना है, ठीक है। आप टाइप 1 में इंसुलिन दे करके बाकी सब कर सकते हैं, बट बाकी ड्रग का बहुत कम रोल है, ठीक है। दैट इज योर नटसेल डायबिटीज मेलाइटस। नाउ व्हाट इज डायबिटिक कोमा? क्वेश्चन पूछा गया है, डायबिटिक कोमा क्या है? आपका शुगर 500 से ज़्यादा हो गया, और शुगर बढ़ने से शरीर में मेटाबॉलिक चेंजेस होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एसिड की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ गई, जिसके कारण ब्रेन में सूजन होता है, पेशेंट चला जाता है अनकॉन्शियस, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज। तो नाउ दिस डायबिटिक कोमा का पैथोलॉजी क्या है कि ब्रेन में क्या होता है? एडिमा हो जाता है शुगर ज़्यादा बढ़ने से, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायबिटिक कोमा। व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट सिंपल है, इंसुलिन दे के ब्लड शुगर आपको कम करना है। ब्रेन में सूजन है तो आप मैनिटोल दे सकते हैं, किसी बुक में है कि मैनिटोल नहीं भी देना है,
ठीक है। मेटाबॉलिक आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल करना है, हाई इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है अगर उसको करेक्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यू हैव टू मेंटेन योर फ्लूइड, ओरल आउटपुट इनपुट इज बहुत ज़रूरी है, उसको आपको मेंटेन करना है। डायबिटिक कोमा में पेशेंट हाई ब्लड शुगर स्टेज में रहता है, इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, उसमें हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। दैट इज़ द साइन एंड सिम्टम ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कोमा। नाउ what do you understand by goiter? Goiter is the stage where deficiency of your थायरॉक्सिन डिफिशियंसी से क्या होगा, TSH बढ़ जाएगा, T3 आपका कम जाएगा, और वो थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड प्रोडक्शन की जो ग्रंथि है उसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सूजन हो जाएगा, और वो सूजन क्या करता है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो जनरली रेयर है, और वो धीरे धीरे उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो कॉमनेस्ट क्या है, हाशिमोतो थायराइडिस, एंड दिस कैन कॉज आल्सो गोइटर। ठीक है, गोइटर का मैनेजमेंट क्या है, अगर बहुत ज़्यादा सूजन अगर हो गया, सर्जिकल रिमूवल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि थायराइड रिमूवल को क्या बोलेंगे, थायराइड के रिमूवल को थायराइडोक्टोमी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। साथ में बता दे रहे हैं थायराइडोक्टोमी के बाद नर्सिंग केयर क्या है। ठीक है, थायराइड का अगर आपका सर्जन ऑपरेशन करके चला गया तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, यहाँ पे आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और यहाँ पे इंसिजन है, इट इज़ ऑलरेडी पैक्ड। अगर यहाँ ब्लीडिंग अगर होता है तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे सूजन हो जाएगा। नाउ इट विल कंप्रेस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको आपको चेक करना है कि यहाँ कहीं ब्लीडिंग ना हो और यहाँ से कहीं बहुत ज़्यादा एडिमा ना हो। दूसरा इन्फेक्शन, तो नर्सेज का क्या है कि सूजन देखना है, यूरिन आउटपुट देखना है, ठीक है, इन्फेक्शन का कोई साइन है कि नहीं, आपका इन्फ्लेमेशन का कोई साइन है कि नहीं, पेशेंट को रेस्पिरेटरी कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। तो इसमें 3 आपको गोइटर हो गया, आपका थायराइडोक्टोमी हो गया, आपका पोस्ट ऑपरेटिव थायराइड का मैनेजमेंट कैसे करना है। दैट्स नाउ व्हाट आर द साइन, अच्छा साइन और सिम्पटम ऑफ गोइटर। ओके, नाउ थायराइडोक्टोमी ये भी हो गई। नाउ प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट, हाउ डू यू प्रिपेयर ए पेशेंट इन प्री ऑपरेटिव, कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि प्री ऑपरेटिव आपका जो मैनेजमेंट है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से हम लोग क्लियरेंस लेते हैं बिफोर पुटिंग द पेशेंट इन द OT। फर्स्ट है फिजिशियन, नेक्स्ट है सर्जन, और थर्ड है योर एनेस्थेटिस्ट। तो टोटल एग्जामिन करते हैं, रूटीन ब्लड, रूटीन शुगर, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, liver function test, ECG and X-ray, and in special cases your echo and other tested। ठीक है, तो नर्सिंग का क्या रोल है, टोटल डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेकर के फ्रॉम सर्जन टू फिजिशियन टू एनेस्थेटिस्ट, और पूरे फाइल को पुटअप करके नोटिंग करके, और OT जो इंचार्ज है उसके पास पुटअप करना, उसके बाद सर्जन से क्लियरेंस लेना फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अच्छा, व्हाट इज इनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ सीजर मीन्स मिर्गी। ठीक है, सीजर, इपिलिप्सी, नर्सेज का क्या रोल है। कोई अगर इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो हाउ डू यू मैनेज सीजर। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डोंट पुट एनीथिंग इन द माउथ, मुंह में कुछ नहीं डालना है, पेशेंट को आइसोलेटेड करके रखना है, पेशेंट को ऐसी जगह में रखना है कि जहाँ पे वो गिर करके उसको इंजरी ना हो। ठीक है, किसी को हाथ पांव पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है।
तो उसको बोल दे कि साइड रहें। नेक्स्ट क्या है कि जितना जल्दी हो सके आईवी कैनुला एसेस करना है। आईवी कैनुला आपको लगाना है, फ्लूइड लगाना है, और अब स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट आप ABC से स्टार्ट कीजिए। ABC मीन्स एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर गिविंग योर एंटी सीजर मेडिसिन। एंटी सीजर मेडिसिन क्या हुआ, जो मेडिसिन वो सीजर को रोकेगा। अभी रिसेंट गाइडलाइन में क्या है, हम लोग मिडाजोलम देते हैं, एडल्ट डोज है 4 to 5 mg स्टैट डोज देते हैं। अगर सीजर कंट्रोल है इट्स ओके, अगर कंट्रोल अगर नहीं होता है तो फिर रिपीट करते हैं हम 2 से 3 बार। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सीजर उतने में कंट्रोल हो जाता है। तो ये हो गया प्राइमरी स्टेज ऑफ प्राइमरी केयर टू द सीजर पेशेंट व्हेन कम्स इन द इमरजेंसी फॉर नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। नाउ व्हाट, अच्छा मेडिकेशन बताया आपको क्रोनिक। अच्छा, व्हाट इज अस्थमा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अस्थमा क्या है? अस्थमा इज ए डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हाइपर एक्टिव है बिकॉज ऑफ एलर्जेंस के कारण हाइपर एक्टिव हो गया। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो लूमेन है, जो होल है, वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। देन व्हाट विल इट कॉज योर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इतना पतला होगा, इतना मोटा था, इतना पतला, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जिस लेवल में जाना चाहिए नहीं जाएगा, उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। और एक साउंड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग बीजिंग साउंड। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है तो यू कैन लिसन विदाउट स्टेथो भी आप कान से सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट डिस्ट्रेस में है। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट आपका स्टेबल है। ऑक्सीजन लेवल बहुत लास्ट पार्ट में आपका डाउन होता है। अब ऑक्सीजन लेवल अगर कम गया तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रोंकियल अस्थमा के साथ, स्टेटस ब्रोंकियल अस्थमा। इसका मतलब क्या है कि आपने नेबुलाइजेशन किया, आपने इंजेक्शन दिया, डेक्सोना दिया, डेरिफाइलिन दिया, आपने माइनोफाइलिन दिया, इन्फ्यूज़न दिया, लेकिन पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा है स्टेज से। तो रिकवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट अब हायर स्टेज में चला गया। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी स्टेटस एस्थमेटिक। सेम टाइप अभी हमने बताया आपको सीजर स्टेटस इपिलेप्टिकस उसको बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं माने आपका 15 मिनट से ज़्यादा आपको मिर्गी का दौरा पड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस इपिलेप्टिकस। यहाँ वही आपका बहुत देर तक हाफ एन आवर से अगर ज़्यादा आपका अस्थमा अगर रह गया, ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं रिकवर कर रहा है, तो दैट इज़ योर स्टेटस एस्थमेटिकस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन इज द नॉट एज ए इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, आइदर अस्थमा आर नॉट इवन योर स्टेटस। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रोंकोडाइलेटर। हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर आप इनहेलर से दे सकते हैं, ये आप नेबुलाइजर से दे सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन से दे सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपको ब्रोंकोडाइलेटर देना। दूसरा चीज़ है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देना। अभी बताया हमने कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आप देंगे तो क्या होगा, जो ईडिमा है अंदर का वो कमेगा। नेक्स्ट है थर्ड में आपको क्या देना है, दैट इज़ योर ऑक्सीजन। इफ पेशेंट अगर रूम एयर पे अगर उसका सेचुरेशन अगर 94 से अगर कम है % से अगर कम है, देन यू गिव ऑक्सीजन अकॉर्डिंगली। ये हो गया अस्थमा। अस्थमा का 3 कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। बस इतना ही जानिए। माइल्ड में माइल्ड सिम्टम रहेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं रहेगा, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहेगा। सीवियर में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा, पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहेगा, बाकी पैरामीटर नॉर्मल रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल रहेगा। सीवियर में क्या होगा, सीवियर में होगा आपको रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, पेशेंट सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो सकता है, ड्राउजी हो सकता है, डिलीरियस हो सकता है। ठीक है, ड्राउजी जैसे मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि व्हाट इज़ ड्राउजी, व्हाट इज़ डिलीरियस। ठीक है, ये आपका सीवियर। और सीवियर अस्थमा लीड्स टू योर स्टेटस। अगर सीवियर अस्थमा आपका कंट्रोल नहीं होगा तो स्टेटस
एस्थमेटिक्स में वो पेशेंट चला जाएगा। सिम मैनेजमेंट, तो ये है आपका मैनेजमेंट। अब जो डिफाइन एपेंडिसाइटिस, अच्छा एपेंडिसाइटिस क्या है?